for another day. So let's get down to business. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million nights just like this. So let's get down to business. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million nights just like this. So let's get down to business. अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद रफ़ी। और आज का जो हमारा सेशन है ओवरऑल म्यूज़िक हाईवे, म्यूज़िक पोल्का डॉट डॉट के साथ क्या वर्किंग है, ये सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा जो है वो आज के जो टेक्निकल सेशन है उसको भी हैंडल करेंगे। सो स्टार्ट लेते हैं। कुछ ज़रूरी चीज़ें स्पेशली जो नए लोग हैं और या जो नेटवर्कर हैं या लीडर्स हैं, बहुत सारे लोग क्रिप्टो और ब्लॉकचेन के साथ काफ़ी टाइम से काम कर रहे होंगे। और बट काफ़ी सारी ऐसी मेजर चीज़ें होती हैं जो ब्लॉकचेन के साथ बिजनेस करने के हवाले से मिसिंग होती है। तो हैज़ अ नेटवर्कर, हैज़ अ लीडर, हैज़ हैज़ अ इन्वेस्टर, हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमें हमें कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और उस प्रोजेक्ट को कैसे हम वेरीफाइड कर सकते हैं ये वो कितना बेहतर है। अगर मैं एक लाइन में बात करूं तो हम कैसे किसी प्रोजेक्ट को वेरीफाइड कर सकते हैं ज्वाइन करने से पहले या इन्वेस्ट करने से पहले। सो वेरिफिकेशन के अंदर टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स होते हैं। वेरिफिकेशन में आप क्या क्या चीज करेंगे, तो लेट्स सपोज ब्लॉकचेन बेस्ड है या नॉन ब्लॉकचेन बेस्ड, ऑल टाइप ऑफ प्रोजेक्ट के अंदर कॉमन चीजें कौन कौन से आती हैं। जो सबसे पहले आती है वो है प्रोडक्ट एंड सर्विस। कंपनी सेल क्या कर रही है, कंपनी बिजनेस क्या कर रही है। इसको दूसरे लफ्जों में देखें तो कंपनी बिजनेस भी आप इसको कर सकते हो। अब कंपनी बिजनेस तो हो गया, अब ये देखना है कि उसका प्लान कौन सा लगा हुआ है, प्लान कौन सा है और जनरेशन कहां से हो गई है। कंपनी लाइफ क्या है। वह आ, किसी भी कंपनी की लाइफ उसकी प्रोडक्ट से देखी जाती है। बहुत सारी ऐसी कंपनीज आपको मिलेंगी जो 3 महीने 4 महीने इतने टाइम के ऊपर चलती हैं और खत्म हो जाती है। हम इनके साथ काम करते हुए 4.5 साल प्लस हो गए, 5वां साल होने वाला है, स्टार्ट होने वाला है, बट हम स्टिल इन्हीं के साथ काम कर रहे हैं। तो कैसे आप पता कर सकते हो कि कौन सा प्रोजेक्ट, कौन सी कंपनी लॉन्ग है या शॉर्ट टर्म है। तो ये चीजें तो कॉमन आ गई। मतलब दुनिया में जितनी बड़ी कंपनीज हैं, एलन मार्क्स है, बिल गेट्स है, गूगल है, एप्पल कंपनी है, दराज है, amazon, अलीबाबा, अली एक्सप्रेस है, ये कुछ कुछ ना कुछ बेच रहे हैं या कुछ सर्विस दे रहे हैं।
तो अगर एक कंपनी आपके पास आती है और वो कहती है कि मैं कोई प्रोडक्ट नहीं सेल कर रही हूँ, मेरी कोई सर्विस नहीं है, और मैं आपको 1% से 6% पे करूंगी, तो ये स्कैम है। ये ना तो इसकी लाइफ लॉन्ग हो सकती है और ना ये जेन्युइन हो सकती है। तो ये टोटली मनी गेम, मनी रोटेशन या शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट के अंदर आता है। सो एनीवे, हम कहते हैं जी एक ब्लॉकचेन बेस्ड कंपनी है और हम उसके साथ काम करते हैं। तो ब्लॉकचेन बेस है, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी वेरिफिकेशन क्या होगी, क्या उसकी मेजर चीज़ें जो सबसे पहले हमें जानना बहुत ज़रूरी है। एक मिनट में इसको थोड़ा सा दूसरे पे ओपन कर लेता हूँ। तो सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि टाइप ऑफ ब्लॉकचेन क्या है, मतलब कितने टाइप के जो है वो ब्लॉकचेन होते हैं। मैं यहाँ पे नंबरिंग इसलिए दे रहा हूँ ताकि आसानी रहे आप लोगों को समझने में। अच्छा, सबसे पहले जो चीज़ है, देखिए ये कोई 10 मिनट 20 मिनट का प्रोजेक्ट नहीं है कि आप इसको एक मीटिंग में या दो में आप समझ जाएंगे। ये काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। तो एक मीटिंग में समझना, यानी ये उस तरह का आरओआई बेस्ड प्रोजेक्ट नहीं है कि दो चैप्टर की प्रेजेंटेशन है, एक में बताया हुआ लगाना कितना और दूसरे में बताया हुआ है जी आना कितना है। कोई बिजनेस, कोई टेक्नोलॉजी उसमें डिस्कस नहीं है, कोई रियल जनरेशन के ऊपर टॉपिक नहीं है। तो ये रियल ब्लॉकचेन बेस्ड प्रोजेक्ट है और जिसके अंदर वर्ल्ड की टॉप लेवल की टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल की गई हैं, और जो कंपनीज, जो सॉफ्टवेयर हाउस इसको बना रहे हैं वो वर्ल्ड टॉप 20 के अंदर लिस्ट हैं, और उन्होंने जो पहले से ब्लॉकचेन बनाए हैं वो मार्केट के अंदर ऑलरेडी चल रहे हैं। सो ब्लॉकचेन बेस कंपनी के साथ हम जो है काम करना चाहते हैं, तो हमारे लिए मेजर क्या चीज़ें जानना ज़रूरी होंगी। तो सबसे पहले कि ब्लॉकचेन की टाइप्स क्या है। आपको पता होना चाहिए ब्लॉकचेन कितनी टाइप्स के होते हैं। तो टाइप के अंदर हम जब बात करेंगे तो लेयर्स आती है। तो 3 मेजर लेयर्स जो है वो काम कर रही हैं इस वक्त वर्ल्ड के अंदर, 1 2 3। और जिसके अंदर डिफरेंट क्या है, एक इकोसिस्टम है जो डॉट लेयर के ऊपर है, यानी पोल्का डॉट जो है, पोल्का डॉट डॉट लेयर के ऊपर है, यानी इंडिपेंडेंट इकोसिस्टम है और ये सारे लेयर्स के साथ काम करता है। अब ये पहली चीज आपने देखनी है कौन से लेयर के ऊपर है, और लेयर बताता है कि भाई फ्यूचर क्या होगा इसका। जो लोग समझते हैं इसको कि कौन सा प्रोजेक्ट किस लेयर के ऊपर आता है, उसके अंदर क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं, तो ये काफी बड़ा सब्जेक्ट है। तो मैं इसको इस मीटिंग में तो कवर नहीं कर सकूंगा, बट अगर मैं एक लाइन में बात करूं तो जो पुराने प्रोजेक्ट हैं जो स्टार्ट किया है वो लेयर 1 पे हैं। जनरेशन जब चेंज हुई उसमें बहुत ज़्यादा नई चीज़ें आई, जैसे अथीरियम वो पहला ब्लॉकचेन है जिसमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जनरेट करने की पॉसिबिलिटी आई। कौन सा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लाइक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को आप किसी भी वेबसाइट या सॉफ्टवेयर के साथ पहले से डेवलप है या आप नया डेवलप करते हैं उसके साथ दोनों को कैसे आप जोड़ सकते हैं। उसको जोड़ने के लिए जो टेक्नोलॉजी बनाएगी उसको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का नाम दिया गया, कि दो टेक्नोलॉजीज के दरमियान में एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जनरेट होता है जो दोनों टेक्नोलॉजीज को आपस में जोड़ता है, कम्युनिकेट करवाता है। ये लेयर 2 के अंदर ये पॉसिबिलिटी है। लेयर 3 जो है मार्केट में चल रही है,
एक मोस्ट एडवांस है और इसके अंदर ज़्यादा सहूलियात हैं कंपेयर टू अदर्स के। इसके अंदर डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज दोनों पॉसिबिलिटी कंपेयर टू लेयर 1 के ज़्यादा हैं लेयर 3 के अंदर। सो मैंने इसको शॉर्ट करने की कोशिश की है, बट इसको आप स्टडी कर सकते हैं यूट्यूब के ऊपर, एक लंबा सब्जेक्ट है ये। अब एक ब्लॉकचेन बेस है, लेयर 1 पे है, 2 पे है, 3 पे है, जो भी है। लेयर 1 के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो थोड़ा ज़्यादा रिस्की होते हैं कंपेयर टू लेयर 2 और 3 के। माइक प्लीज बंद कर दो। देखें, अगर आप लोग ब्लॉकचेन को प्रॉपर समझना चाहते हैं, या आप ये जानना चाहते हैं कि एक बिजनेस मेरे पास आता है कंपनी, मैं इसको आधे घंटे घंटे के अंदर कैसे वेरीफाइड कर सकता हूँ उसकी लाइफ कितनी है और ये जेन्युइन है या फेक है, तो मेरी बात ध्यान से सुने फिर आप, और माइक बंद कर दे। मैं जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ये बॉन्सर नहीं है, ये रियल इन्फॉर्मेशन है जो कई साल लगा के मैंने सीखी है। नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में काफ़ी साल पहले जब इस तरह की इंफॉर्मेशन मुझे मिली थी तो मुझे भी लगा था कि ये बहुत ज़्यादा कोई स्कैम है, क्योंकि टोटल वे ऑफ इंफॉर्मेशन डिफरेंट थी जो मार्केट से पहले कभी किसी ने नहीं देखी। तो मैं मेंटली तौर पे प्रिपेयर नहीं हो पा रहा था। जब मैंने ब्लॉकचेन को प्रॉपरली स्टडी किया और चीज़ों को समझने की कोशिश की, तो मुझे पता चला कि हम जो मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं, जो प्रोजेक्ट हैं, वो रियल बिजनेस के किसी एक पेज के ऊपर भी नहीं है। कोई ब्लॉकचेन जो है और बेच रहा है, कोई कॉइन बेच रहा है, कोई टोकन बेच रहा है, बट दे आर टोटली स्कैम। 99% मार्केट के अंदर स्कैम जो है वो सेल हो रहा है। 14,000 से 18,000 वेबसाइट एक दिन में लॉन्च हो रही हैं। 70% एशियन मार्केट को टच करती हैं, बट 99% स्कैम है। 4 साल के अंदर एक जेन्युइन प्रोजेक्ट आता है। हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि जेन्युइन और फेक में क्या फर्क है, तो मैं उसी चीज को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सो लेयर कोई भी है, हमें ये पता हो गया। अब ब्लॉकचेन जो है वो किस लेवल का है और उसके अंदर क्या क्या प्रोडक्ट है। ब्लॉकचेन के अंदर क्या क्या प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हैं, उसके अंदर जो ब्लॉकचेन के अंदर मेजर चीजें होती हैं वो रिले, डेफी सिस्टम, सैफी सिस्टम, D5 भी इनको बोलते हैं, C5 भी बोलते हैं। और वो देखिए आप किस लेवल का है। और इसके अलावा इकोसिस्टम कौन सा यूज हुआ, मोस्ट इंपोर्टेंट, कौन से इकोसिस्टम के साथ आ रहा है। बहुत सारी कंपनीज आपको बोलेगी कि नया इकोसिस्टम है, हमने खुद बनाया है, बहुत बढ़िया है, ये है वो है, बट आपने ये देखना है कि जो वर्ल्ड के टॉप और बेस्ट इकोसिस्टम है उनके साथ इनकी क्या क्या लेन देन है, क्या किस लेवल की इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन इंटरनली आपने देखनी है। सो ये भी एक बड़ा सब्जेक्ट है, बट इंटरनली आप इस तरह देख सकते हैं कि ये प्रॉपर उस इकोसिस्टम के ऊपर आ रहा है या नहीं आ रहा। इंटीग्रेशन किस किस चीज की है, क्या क्या चीज उस इकोसिस्टम की यहाँ पे यूज की जा रही है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी, सिक्योर बाय पोल्का डॉट लगा है या नहीं लगा हुआ। लेट्स सपोज मैं पोल्का की एग्जांपल दे रहा हूँ, मतलब जो भी इकोसिस्टम है, दुनिया में 3 बड़े इकोसिस्टम है, पोल्का डॉट, इथेरियम, BTC। तो आपने ये देखना है कि सिक्योर बाय पोल्का डॉट लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ। तो जैसे आगे मैं आपको बताता हूँ कि आप उसको कैसे वेरीफाई कर सकते हैं। उसके अलावा कॉइन है या टोकन है। विद लिक्विडिटी देखें, लिक्विडिटी कितनी है उनके पास। और इसके अलावा ऑनर डिटेल, और ऑनर की डिटेल इस तरह देखनी है कि क्या वो किसी स्कैम के साथ इन्वॉल्व है या नहीं, और प्रीवियस उसकी कितनी इस तरह के प्रोजेक्ट वो कर चुका है जो कि मार्केट में चल रहे हैं या नहीं चल रहे, और कौन सी कंपनी इसको डेवलप कर रही है।
और जो कंपनी इसको डेवलप कर रही है उसकी भी हिस्ट्री चेक करें, क्या उसने इस तरह का प्रोजेक्ट पहले बनाया है। सिर्फ बनाना काफी नहीं होता, मार्केट में चल रहा है, रियल यूजर उसके ऊपर आ रहा है, रियल यूजर उसको इस्तेमाल कर रहा है या नहीं कर रहा है। और तीसरे नंबर पे आता है, क्या सारे लोग फ्रंट पे हैं? विद टेक्निकल टीम और डेवलपर, क्या ये सारे लोग फ्रंट पे हैं उसके, या हाइड है? क्या ऑनर मीटिंग में आता है? क्या ऑनर से डायरेक्ट एक्सेस है? देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर लीडरशिप का डायरेक्ट कंपनी एक्सेस बहुत जरूरी होता है। किसी भी टाइम कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो आपका एक्सेस ही नहीं, ऑनर को ही नहीं जानते, ऑफिस विजिट नहीं किया हुआ, तो ये हाई रिस्क के अंदर चला जाता है। और बहुत सारे और मोस्टली पोंजी स्कीम, शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट जो है उनके ऑनर जो है वो फ्रंट पे नहीं होते। नंबर 3, प्रॉफिट का रेशो क्या है और टाइप ऑफ इनकम कौन सी दे रहे हैं। लेट सपोज आरओआई है, आरओआई के अंदर 99% स्कैम होता है। सबसे पहले ये चीज जान, ये 99% स्कैम रेशो में आता है ये इनकम, ठीक है। सबसे जो रियल बिजनेस है वो सप्लाई एंड डिमांड का है। सप्लाई एंड डिमांड, जितने भी दुनिया में रियल बिजनेस चल रहे हैं, आप शॉप खोल के बैठे हैं, आप डॉक्टर हैं, क्लिनिक है आपका, आपका कोई भी बिजनेस है जो मार्केट में चल रहा है, ये सारा सप्लाई एंड डिमांड पे है। जितनी डिमांड बढ़ती है इस तरह उसकी सप्लाई में चेंजिंग आती है और इस तरह उसकी प्राइस बढ़ती है। पूरी दुनिया इसी रूल के ऊपर चल रही है। जब कोई बिजनेस इससे हट जाता है तो वो फेक होता है। हटता कौन सा है कि एक प्रोडक्ट ही नहीं है, एक सर्विस ही नहीं है, तो डिमांड कहाँ से बढ़ेगी। आरओआई के अंदर मोस्टली कंपनी ट्रेडिंग का नाम लगाती हैं, स्टेकिंग का नाम लगाती हैं, और स्टेकिंग के पीछे ना तो वैलिडेटर है ना रिले नोड है, तो वो स्टेकिंग स्कैम होती है। पास से एक पूल में कॉइन रखा जाता है, वहां वहां पे यूजर को जो है वो दिया जाता है, और उस कॉइन की पंपिंग डंपिंग की यूजिबिलिटी जो होती है नेटवर्क मार्केटिंग के साथ होती है। आज तक हिस्ट्री में जो भी एमएलएम के साथ कॉइन आया है उसकी यूजिबिलिटी एमएलएम के ऊपर बनाने की कोशिश की गई है, तो वो फ्लॉप हुआ है, कामयाब नहीं हुआ। कॉइन की रियल यूजेबिलिटी के अंदर अगर आप देखें तो सबसे टॉप पे जो चीज है वो है वैलिडेटर्स या रिले नोड। ये उसकी रियल प्रोडक्ट प्लस यूजेबिलिटी में आता है। कॉइन हो या टोकन हो, उसके लिए वैलिडेटर। मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन भी करता हूं। देखिए, इसके अंदर एक चीज यूज होती है, कॉइन और टोकन। पहली चीज ये है कि इन दोनों में फर्क क्या है, हाईलाइट करता हूं मैं यहाँ से। कॉइन वो होता है जो अपने ब्लॉकचेन पे आता है, टोकन वो होता है जो दूसरे ब्लॉकचेन पे 30 मिनट के अंदर आप उसको जनरेट कर सकते हो, बना सकते हो अपनी मर्जी का नाम और सप्लाई करके। तो ये आधे घंटे के अंदर बन जाता है। तो पहले आपको ये जानना होगा कॉइन है टोकन है, टोकन है और रियल यूजेबिलिटी नहीं है, किसी बड़ी कंपनी का नहीं है, तो हवा है, उससे दूर भाग जाए, उसमें पैसा नहीं डालना। और अगर कॉइन है तो देखें, कॉइन वाला ब्लॉकचेन भी एक वीक में बन जाता है, कोई बड़ी साइंस नहीं है इसके अंदर। अब ये चेक करें किस इकोसिस्टम के साथ है, क्या इसके अंदर मल्टी स्मार्ट चेन है या नहीं। अगर मल्टी स्मार्ट चेन नहीं है तो ये ब्लॉकचेन किसी के साथ जुड़ा ही नहीं है, एक अपनी ही फाइल के अंदर बनाया गया ब्लॉकचेन है, स्कैम करने के लिए बनाया गया है। अब उसका मल्टी स्मार्ट चेन बना नहीं, अदर्स के साथ कनेक्शन नहीं हुआ, उसका डेफी सिस्टम नहीं है, तो अ, उसके ऊपर रिलायबल आप नहीं हो सकते हो। देखिए, मल्टी स्मार्ट चेन प्लस इकोसिस्टम के साथ इंटीग्रेशन, डेफी सिस्टम, ये तीन चीजें मेजर होती हैं किसी ब्लॉकचेन को पहली लाइन में देखने के लिए। फिर इनमें देखा जाता है कि ये जो चीजें हैं इनका लेवल क्या है, वो बात की बात है।
बट ये होनी चाहिए, जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो मल्टी ब्लॉकचेन के साथ इंटीग्रेटेड होना चाहिए। अदरवाइज ये ब्लॉकचेन जो है एक फाइल के अंदर बनाया गया है किसी को चूना लगाने के लिए, और वो किसी को भी लूट के मार्केट से निकल सकता है। एक व्हाट्सएप ग्रुप की हद तक वो उसको प्रेजेंट भी कर सकता है, बट ओपन मार्केट के अंदर अदर आधारों के साथ उसका कोई लेन देन नहीं होगा। वो उसको खोले कब बंद करता है, कब उसमें क्या चेंजिंग करता है, वो इंडिपेंडेंस होता है। बट इकोसिस्टम के ऊपर आप ये चीजें नहीं कर सकते अगर आपका ब्लॉकचेन उसके ऊपर है। आपने उस इकोसिस्टम के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना होता है। तीसरा है जी लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का क्या रोल होता है? कौन लोग हैं जो प्राइस सेट करते हैं? एक कॉइन आता है एक्सचेंज के अंदर या डिसेंट्रलाइज या सेंट्रलाइज एक्सचेंज के अंदर, देखें लिक्विडिटी इक्वल टू, लेट्स सपोज कोई भी कंट्री में आप रहते हैं, उसका जो पैसा छपता है, नोट बनता है जो मिंट होता है, उसके पीछे एक लिक्विडिटी रखी जाती है। जब पैसा बनाया गया था फर्स्ट टाइम, तो वहां पे एक ऐसी प्रोडक्ट चाहिए थी कि अगर कोई मुल्क, कोई कंट्री डिफॉल्ट हो जाती है, उसकी करेंसी डिफॉल्ट हो जाती है, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, जो बाकी मुल्कों के साथ लेन देन होता है, लेट सपोज एक नया मुल्क बना, उसने आपकी कंट्री के साथ लेन देन किया जो कि 10 अरब रुपया था, और दूसरी दिन मुल्क डिफॉल्ट हो गया, उसकी करेंसी डिफॉल्ट होगी, तो आप क्लेम कैसे करेंगे? तो ये सवाल उठा था उस वक्त जब करेंसी लाई गई थी फर्स्ट टाइम वर्ल्ड में। तो वहां पे एक ऐसी प्रोडक्ट चाहिए थी जिसकी वैल्यू वक्त के साथ साथ डाउन ना हो, तो वहां पे गोल्ड रखा गया और बताया गया कि जितना गोल्ड आपके पास इतनी करेंसी आप जो है वो मिंट कर सकते हैं, बना सकते हैं और उसको मार्केट कर सकते हैं। अगर डिफॉल्ट होते हैं तो वो गोल्ड आपको देना पड़ेगा। उस गोल्ड को लिक्विडिटी कहा जाता है। क्रिप्टो मार्केट के अंदर, ब्लॉकचेन इंडस्ट्रीज के अंदर भी जो रियल प्रोजेक्ट होते हैं, जब वो कॉइन लेके आते हैं या टोकन लेके आते हैं, तो एक वैल्यू रखते हैं पीछे मार्केट में आने के लिए। बट ये कोई बड़ी बात नहीं है, आपने एक स्कैम कॉइन और टोकन बनाया और 1 से 2 लाख या 3 लाख लिक्विडिटी के साथ आपने उसको मार्केट कर दी। वो लिक्विडिटी यूएसडीटी में भी हो सकती है और बीटीसी में भी आप रख सकते हैं। और आपने कॉइन को पंप किया बाइनांस के ऊपर या किसी भी एक्सचेंज के ऊपर, और $1 से $10 पे गया, और आप लेफ्ट हो गए, लोगों का पैसा चला गया, और कॉइन जट से गिरा और $1 को भी नीचे चला गया, सेंट के ऊपर चला गया। तो ऑनर ने ठीक ठाक पैसा कमाया और लेफ्ट हो गया। वहां पे एक और बड़ा रिस्क आता है कि एक कॉइन आपने बनाया बट आपकी नीयत बहुत अच्छी थी, आप स्कैम नहीं करना चाहते, आपने $3 लाख लिक्विडिटी डाली, $1 लाख बाइनांस को दिया फीस के तौर पे, लिस्टिंग करवा ली आपने। अब आपके पास यूजेबिलिटी नहीं है, आपके कॉइन और टोकन का जो ऑक्सीजन है वो मार्केट कैप ट्रेड के ऊपर है कि लोग ट्रेड करेंगे इसको, मेरे पास अच्छी कम्युनिटी है, एमएलएम का स्ट्रक्चर लगा हुआ है, व्हाट्सएप और टेलीग्राम के ऊपर 1 से 2 मिलियन की कम्युनिटी है, तो मैं अपने कॉइन को डेली ट्रेड के ऊपर जिंदा रख सकता हूँ। तो ये 90% रिस्क के अंदर आता है, एक हाई रिस्क के अंदर। अब आपने कॉइन लिस्ट कर दिया 3 लाख लिक्विडिटी के साथ $1 पे, और लोगों ने धड़ाधड़ बाय किया, और कुछ 10 ऐसे लोग आए जिनको वेल कहते हैं, बिग वेल, यानी जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं, उन्होंने बाय किया और कॉइन जो है $10 पे चला गया, और वेल ने सेल मार दी। अब वेल ने सेल मारा तो लिक्विडिटी चली गई उनके पास। अब जब लिक्विडिटी आपकी वाश हो जाती है, तो जिस भी एक्सचेंज के ऊपर आप होते हैं, वो नोटिफिकेशन उसका आ जाता है कि भाई आप नई लिक्विडिटी भरें, अदरवाइज आपका कॉइन जो है या टोकन जो है वो डीलिस्ट होने वाला है, हम उसको डीलिस्ट कर रहे हैं। किसी भी कॉइन में 3 महीने में अगर अच्छी फ्लक्चुएशन ना आए तो एक्सचेंज का रूल होता है उसको डीलिस्ट कर दे, जो बड़ी एक्सचेंजेस है। और अगर लिक्विडिटी वाश हो जाए तो फिर भी आप, ये कॉइन आते हैं पंपिंग डंपिंग, इनकी सप्लाई कम होती है, बड़ी सप्लाई रख नहीं सकते, अगर बड़ी रखते हैं तो कॉइन अपनी जाएगा, पीछे रियल यूजेबिलिटी नहीं होती। अगर कॉइन को ट्रेड के ऊपर जिंदा रखना है तो उसकी टोटल सप्लाई को कम रखा जाएगा, नहीं तो वो फ्लक्चुएट ही नहीं करता एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड के साथ। अगर आप सप्लाई को कम रखेंगे और उसमें ज्यादा वेल आते हैं और पंप करके निकल जाते हैं, तो आपकी लिक्विडिटी वाश हो जाती है। मेरा कहने का मतलब यह है कि कॉइन वही ठीक है जो रियल यूजेबिलिटी के साथ हैं, वॉलिडेटर्स के साथ हैं, डैफी सैफी सिस्टम के साथ हैं। मैं आगे इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ कि वो कौन कौन से ब्लॉकचेन हैं जो सिक्योर हैं और पंपिंग डंपिंग में नहीं आते, तो उनको आप कैसे चेक कर सकते हो।
पहले जो चीज चेक करने की है वो वैलिडेटर्स है, आप देखें कि वो वैलिडेटर के साथ हैं या नहीं है, और फिर किस इकोसिस्टम के साथ हैं, टोटल सप्लाई क्या है। जो बड़े प्रोजेक्ट आते हैं उनकी स्टार्ट में ही टोटल सप्लाई फिक्स नहीं की जाती, कुछ देर के बाद दी जाती है, 2 साल 4 साल। क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर भी हर कंट्री में नई कंपनी को 4 साल का टाइम देते हैं कि उसके अंदर अगर वो कोई चेंजिंग करना चाहते हैं ताकि वो कोई चेंजिंग कर सके। अब हम आते हैं जी, हमने हम वैलिडेटर्स हो गए या हमारे पास रिले नोड हो गया, तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो रियल है या फेक है? ऐसा नहीं है कि आप कोई भी वैलिडेटर उठा लें, आपको एक मैसेज आता है कि ये वैलिडेटर है, आप बाय कर लें, आपने बाय कर लिया और आपको प्रॉफिट आएगा, नहीं। उसके अंदर भी टैप ऑफ वैलिडेटर्स हैं, और उनको आप कैसे वेरीफाइड कर सकते हैं? तो जो सबसे मेजर है, पहले आप देखें रिले नोड किस ब्लॉकचेन के ऊपर आ रहा है। देखें कोई भी ब्लॉकचेन आता है उसके अंदर दोनों रिले होती है। रिले का काम होता है पैगाम रिसानी, मैसेजिंग, डेटा को इधर उधर लेके जाना, डेटा कम्युनिकेशन, ये रिले काम करता है। कोई भी ब्लॉकचेन जब डेवलप होता है उसके अंदर एक रिले बाई डिफॉल्ट बनाया जाता है, उसके बगैर ब्लॉकचेन नहीं बन सकता, और वो सेंट्रलाइज होता है। अब उसके साथ सेंट्रलाइज से मुराद ये है कि जितनी भी वर्ल्ड में सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस है उनके साथ काम करने के लिए उसे बनाया जाता है। डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन, सॉरी, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के साथ, डेक्स के साथ जो रिले बनाते हैं वो उसी रिले के अंदर कुछ इंटीग्रेशन करते हैं, और इतनी ही इंटीग्रेशन होती है वो जो 8 से लेकर 18 डिसेंट्रलाइज वैलिडेटर्स के साथ डेक्स एक्सचेंजेस को हैंडल करता है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं शॉर्ट यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि मेरा टाइम शॉर्ट है, बट जो थोड़ी सी भी टेक्निकल है मेरी बात को समझ जाएंगे। जो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हैं सारे ब्लॉकचेन उसके लिए काम करते हैं जब नया ब्लॉकचेन आता है। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के लिए थोड़ा सा पार्ट रखते हैं, और वो कंप्यूटर जो 8 से 18 लगाए जाते हैं उसके ऊपर लोग बैठाए जाते हैं, उनके आपस में जो डेस्क के ऊपर उसका ब्लॉकचेन नेटवर्क यूज होता है, वहां से जो स्वैप की रिक्वेस्ट आती है या ट्रांजैक्शन होती है, जो बड़ी ट्रांजैक्शन होती है वो ऑटोमेटिक नहीं होती। उनका जो स्टाफ बैठा होता है उन 8 से 18 कंप्यूटर पे, वो मैनुअल उसको वेरीफाइड करता है, और उसके अंदर एक एक दिन का टाइम भी लग जाता है बास का। तो ये अब तक जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के साथ रिले काम कर रहे हैं वो मोस्टली इसी तरह ही कर रहे हैं। हाईवे ने क्या किया कि एक अलग रिले बनाया, जैसा कि सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के लिए है ऐसा डिसेंट्रलाइज। देखिए डिसेंट्रलाइज रिले बहुत मुश्किल है, ये कोई आसान काम नहीं है कि कोई भी मुंह उठा के आएगा और बना ले। उसके लिए इंटरनल ब्रिजिंग चाहिए आपको दुनिया के तमाम इकोसिस्टम की, एक जगह एक फाइल के साथ तमाम दुनिया के बड़े इकोसिस्टम जुड़ रहे हैं, और जिस इकोसिस्टम के ऊपर जोड़ रहे हैं वो आपको अलाउ करे उसकी इंटीग्रेशन इंटरनली, पहले वो अलाउ करेगा, आप उसकी टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे। दिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसने अलाउ किया और उन ब्लॉकचेन को इंटीग्रेट कर दिया आपने डिसेंट्रलाइज रिले के साथ और आप ट्रेड करना शुरू हो गए, नहीं। उसके बाद जो भी ब्लॉकचेन आप इंटीग्रेट करेंगे आप डायरेक्टली उन कंपनीज के साथ भी एग्रीमेंट करेंगे। बट पोल्का डॉट के साथ सारे इकोसिस्टम इंटीग्रेटेड थे, बट पोल्का आउटडोर नहीं था। पोल्का के ऊपर एक आउटडोर आता है मोज़ेक गैलेक्सी इकोसिस्टम, जो पोल्का की जितनी भी सहूलियात हैं जो बहुत कॉस्टली हैं, डायरेक्टली कोई भी उनको एक्सेप्ट जो है वो नहीं कर सकता, ना तो एक्सेस कर सकता है। एक्सेस इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि स्लॉट बाय करनी पड़ती है और वो बोली लगती है, $30 मिलियन, $1 बिलियन, बोली जितनी भी गई वो स्लॉट बाय करेंगे, फिर उसके बाद आप कुछ साल डेवलपमेंट करते हैं फिर जाके। बट उसके ऊपर एक ऐसा इकोसिस्टम आता है मोज़ेक के नाम से, जो उसकी टेक्नोलॉजीज को कम अमाउंट के साथ और फास्टली आप अपनी कंपनी अपनी टेक्नोलॉजीज के साथ इंटीग्रेट करके यूज कर सकते हैं। पोल्का के बाद जो टेक्नोलॉजी थी उसका नाम था पारा चेन टेक्नोलॉजी, जो कि डॉट चेन के ऊपर काम कर रही है। मोज़ेक ब्लॉकचेन के थ्रू इस टेक्नोलॉजी को मोज़ेक हाईवे यूज कर रहा है, ब्लॉक्सो कंपनी जिसको डेवलप कर रही है, और जितनी भी ब्रिजिंग है
इकोसिस्टम की पोल्का के ऊपर, और उसको पहली बार थ्रू म्यूजिक गैलेक्सी ब्लॉकचेन हाईवे एक रिले बना रहा है, जो कि पहला डिसेंट्रलाइज रिले है वर्ल्ड के अंदर, जो डिसेंट्रलाइज ट्रांजैक्शन और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस को भी एक्सेस देगा, मैनुअल नहीं, ऑटो। और 6400 पहले राउंड के अंदर कंप्यूटर लग रहे हैं वर्ल्ड वाइड, और इससे ज्यादा बन रहे हैं, डबल से भी ज्यादा छोटे पैकेजेस की सूरत में, जो ट्रांजैक्शन को विद इन अ सेकंड वेरीफाइड करेंगे और बहुत ही कम फीस चार्ज करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैनुअल डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस को मैनेज करने में 40% सालाना लोगों का पैसा लॉस होता है, ट्रांजैक्शन करते हैं मिलती नहीं। क्या होता है कि रिक्वेस्ट लॉक नहीं होती, डायरेक्ट रिक्वेस्ट जाती है, यूजर रीड करता है उसको और वेरीफाइड करता है। जहां पीछे कंपनी का नुमाइंदा उस रिक्वेस्ट को रीड कर रहा होता है, वहां हैकर भी कर रहा होता है। लॉक करेंगे तो कंपनी का नुमाइंदा भी उसे रीड नहीं कर सकता। तो अगर लॉक करना है तो वेरिफिकेशन ऑटो चाहिए, वेरिफिकेशन ऑटो चाहिए, तो तमाम इकोसिस्टम की ब्रिजिंग चाहिए, जो कि पहले किसी के पास नहीं थी। पोल्का के ऊपर मोज़ेक गैलेक्सी इकोसिस्टम फर्स्ट इकोसिस्टम आया है जो इसके आउटडोर को यूज कर रहा है, आउटडोर के तौर पे यूज हो रहा है। आप भी यूज कर सकते हो और कंपनी भी। और उसके आते ही हाईवे के नाम से मिस्टर रॉबर्ट जो इसके ऑनर हैं, वो पहला डिसेंट्रलाइज रिले प्लान करते हैं, और 1 साल बाद उसके ऊपर फिर डेवलपमेंट स्टार्ट होती है, और फिर 4 महीने के बाद मार्केट में हाईवे के नाम से इंट्रोड्यूस होता है। सो इसकी पॉसिबिलिटी इसलिए बनी कि ये पैराचेन टेक्नोलॉजी पे रिक्वेस्ट को लॉक करके लेके जाता है, और इसके रिले नोड ऑटोमेटिक ट्रांजैक्शन को वेरीफाइड करते हैं, और पीछे पोल्का डॉट का पैराचेन टेक्नोलॉजी 1 2 3 इस्तेमाल होती है, और उसके साथ पोल्का के साथ जो इंटरनल तमाम इकोसिस्टम की ब्रिजिंग है, इंटीग्रेटेड है, तो वहां से वो लेन देन करते हैं। और इसमें किसी नुमाइंदे की जरूरत नहीं पड़ती, ना तो फाइल को चेकिंग की, और ना ही 40% जो फंड है वो लॉस होता है, क्योंकि रिक्वेस्ट जाती है यहाँ पे लॉक है, ओके। और ट्रांजैक्शन फास्ट होती है और कम अमाउंट के साथ होती है। मतलब 1,000 आपने डॉलर वहां पे स्वैप किया, तो अभी जो फीस बनेगी तकरीबन वो $60 बनेगी। बट हाईवे के ऊपर 2 से 3 या $6 तक आपकी फीस बनेगी। बट ट्रांजैक्शन क्विकली होगी, और लॉस की गारंटी होगी कि इसमें लॉस नहीं होगा। टैप ऑफ वैलिडेटर्स में जो सबसे टॉप पे जा रहा है वो डीपीओएस है। डीपीओएस और पीओएस, प्रूफ ऑफ स्टेक। डीपीओएस डेलीगेटेड प्रूफ ऑफ स्टेक। डेलीगेटर कौन लोग होते हैं? जो वैलिडेटर के साथ अपनी अमाउंट को स्टेक पे लगाते हैं, जो लोग रियल स्टेकिंग रिवॉर्ड लेना चाहते हैं डायरेक्टली थ्रू ब्लॉकचेन, डायरेक्टली ऑन ब्लॉकचेन बट थ्रू वैलिडेटर। वो वैलिडेटर जो किसी ब्लॉकचेन के ऊपर मिंटिंग का काम भी करता है, ट्रांजैक्शन का काम भी करता है, और उसको सिक्योरिटी भी मुहैया करता है। तो ये वर्ल्ड के अंदर सबसे रियल स्टेकिंग एक ही है जो डीपीओएस की फॉर्म को यूज करती है। थोड़ा सा पहले वाले प्रोजेक्ट का टचअप दूंगा मैं। हमारा आगाज होता है म्यूजिक गैलेक्सी ब्लॉकचेन से। इसकी मार्केटिंग जो कंपनी करती है उसका नाम था नोवालस प्राइम। नोवालस प्राइम के ऊपर हम काम को स्टार्ट करते हैं, और म्यूजिक गैलेक्सी की वेबसाइट कुछ भी लाइव नहीं था, सिर्फ एक आइडिया था कि एक ब्लॉकचेन आ रहा, और जिसका नाम म्यूजिक गैलेक्सी है। ये म्यूजिक गैलेक्सी डॉट आईओ की ऑफिशियल वेबसाइट है, ये ब्लॉकचेन। और इनका अपना जो ब्लॉकचेन है वो म्यूजिक चेन डॉट आईओ के नाम से है वेबसाइट, और ये इनके वैलिडेटर का जो है वो डैशबोर्ड है। ये यहाँ पे आप अपने वैलिडेटर्स को देख सकते हैं, उसकी डेली इनकम क्या है, डेट के साथ सारा कुछ आएगा। और यहाँ ये फुल फंक्शनल है, ट्रांजैक्शन हो रही है, ब्लॉक्स बन रही है, ईच एंड एवरीथिंग फुल वर्किंग के अंदर है, और ये इस वक्त वर्ल्ड के टॉप लिस्ट में आता है, यानी बेस्ट ब्लॉकचेन है। तो एनीवे हमने नोवालस के ऊपर इसका आगाज किया। हमने यहाँ पे इसके पैकेज खरीदे, वैलिडेटर खरीदे,
फिर जब म्यूजिक गैलेक्सी की वेबसाइट ऑन होती है, स्टार्ट होती है, यहाँ से हमारे पैकेजेस जो है शिफ्ट होते हैं म्यूजिक गैलेक्सी पे, और यहाँ पे ये देखें हमारे वैलिडेटर जो है वो चल रहे हैं म्यूजिक गैलेक्सी के, जो कि हमने नोवालस प्राइम से बाय किया है। इस वक्त हम हाईवे के ऊपर काम करते हैं। अब नया प्रोजेक्ट आता है म्यूजिक हाईवे के नाम से, और एक नया बैक ऑफिस बनाया जाता है म्यूजिक हाईवे, जो कि पहले वाले से ज्यादा बेहतर है, नेटवर्कर के लिए ज्यादा पे आउट कर रहा है। तो हम इस वक्त इसके ऊपर काम कर रहे हैं, और जो प्रोडक्ट है हमारे पास वो म्यूजिक हाईवे है, यानी एक रिले नोड है जो म्यूजिक के अंदर ही काम करेगी, बट डिसेंट्रलाइज रिले के नाम से। सो म्यूजिक वर्ल्ड का वो ब्लॉकचेन बन गया जिसके पास सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज कंप्लीट दोनों रिले हैं, और मोस्ट एडवांस। अब ऊपर मैंने चीजें मार्क की थी कि कैसे आप वेरीफाइड करेंगे कि इकोसिस्टम के साथ ब्लॉकचेन है या नहीं है, और उसकी अपनी क्या क्या प्रोडक्ट है। तो ये पोल्का डॉट की ऑफिशियल वो वेबसाइट है जहाँ पे प्रोजेक्ट जो है वो लिस्टिंग होते हैं। तो यहाँ पे आप जाके देखें म्यूजिक चेन जो है, म्यूजिक ब्लॉकचेन, वो लिस्ट है, और विनिंग रेट 73% आ रही है। ये बहुत बड़ा फिगर है। और लीडिंग ब्लॉक्स रेट इसकी जो है वो 98% है, जो कि बहुत हाई लेवल का ब्लॉकचेन है। मतलब आप सारी इंफॉर्मेशन देख सकते। तो ये इंटरनली इंटीग्रेटेड है इकोसिस्टम के ऊपर, और उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे लिस्ट है। फिर आप उस प्रोजेक्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं, और वहां पे जाके देखें कि भाई वहां पे भी सिक्योर्ड बाय इकोसिस्टम है या नहीं है, जिस इकोसिस्टम का बताया जाता है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ म्यूजिक का ब्लॉकचेन जो है, म्यूजिक चेन डॉट आईओ, ये म्यूजिक का ब्लॉकचेन है। तो ये यहाँ पे देख सकते हैं आप, सिक्योर बाई पोल्का डॉट। देखिए एक नया ब्लॉकचेन आता है, आपको मुझे क्या पता है वो सिक्योर है या नहीं है। मैंने पैसा डाला, वो ब्लॉकचेन एक एक कंप्यूटर से उसने चलाया हुआ था, वो अपने कंप्यूटर से। हमने पैसा डाला, दूसरे दिन कंप्यूटर बंद, बटन बंद, हमारा पैसा गायब हो गया। हमें क्या छोटी, छोटी नहीं मिल रही। तो छोटी के लिए आपने देखना होगा उस ब्लॉकचेन की वेबसाइट पे जाके कि सिक्योर बाई क्या है, कोई पुरानी कंपनी या धारा लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ। नहीं लगा हुआ तो जितना अच्छा ब्लॉकचेन है पैसा ना डालें उस पर, क्योंकि ये सिक्योरिटी प्रूफ कर चुका है। पोल्का सिक्योरिटी प्रूफ है वर्ल्ड के अंदर, कई कंपनीज यूज कर रही हैं। अथीरियम प्रूफ है, सोलाना प्रूफ है, ठीक है। जो इकोसिस्टम है वो प्रूफ है। तो उनकी सिक्योरिटी बताती है कि भाई आप जो इन्वेस्ट कर रहे हो, मैं एक कंप्यूटर से इस ब्लॉकचेन को नहीं चला रहा, ये इकोसिस्टम के ऊपर ब्लॉकचेन तैयार किया गया है, जो कि बहुत बड़ा ब्लॉकचेन है और बहुत कॉस्टली है। तो मैं इसको अकेला मैनेज नहीं कर रहा, मैं इसको अकेला कंट्रोल नहीं कर रहा। इवन में जो सिक्योरिटी मैंने लगाई है वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, वो पोल्का के कंट्रोल में। सो इसके बाद आप देखें जाके कि क्या क्या सर्विस है इनकी, इस ब्लॉकचेन पे क्या क्या चीज, मतलब डेफी है, सैफी है, जो भी है वो देखें, लाइव है नहीं है, ब्लॉक्स बन रहे हैं नहीं बन रहे, ट्रांजैक्शन हो रही है नहीं हो रही है, ये सारी चीजें आप चेक करें। अब जनरेशन के ऊपर हम बात करते हैं कि रियल जनरेशन, कुछ ब्लॉकचेन ऐसे हैं जो पंपिंग डंपिंग नहीं कहलाते, और वर्ल्ड बेस्ट ब्लॉकचेन बताए जाते हैं, और इनके अंदर इन्वेस्टमेंट ज्यादा सिक्योर बताई जाती है। तो कौन कौन से हैं ये तो मोस्टली लोग जानते हैं, बट क्यों है ये बहुत कम लोग जानते हैं। रीजन क्या है कि क्यों ये ब्लॉकचेन जो है वो सिक्योर माने जाते ये अथेरियम है, बाइनांस है, सोलाना है, एविलांच है, कार्डानो है, पोल्का डॉट है, मोजिक है। क्या इनके अंदर यूनिक चीज है? पहली, वैलिडेटर्स के साथ है, रियल वैलिडेटर्स हैं, अपने हैं या दूसरे के हैं। जैसे बाइनांस है तो थीरियम के वैलिडेटर्स, और इस तरह कुछ के अपने हैं, कुछ दूसरे किसी इकोसिस्टम के वैलिडेटर्स लिए हुए हैं। मोजिक के अपने वैलिडेटर हैं सारे। सो वैलिडेटर्स के ऊपर पहली सिक्योरिटी क्या होती है कि एक बड़ी क्वांटिटी में कॉइन लॉक हो जाए। अथीरियम कितना कॉइन है?
उसके राइट्स का, हार्डवेयर कितना चाहिए, एक कंप्यूटर चाहिए, लॉक अमाउंट कितनी होनी चाहिए, 32 अथीरियम होनी चाहिए। लेट सपोज 1 मिलियन वैलिडेटर्स है, जिसमें माइक्रो वैलिडेटर्स भी है अथीरियम का। तो मुझे बताएं 1 मिलियन इक्वल टू 32 अथीरियम, जो कि लॉक हो गए लाइफ टाइम तक के लिए। वो इसमें लॉक करेंगे आप ये वाला कॉइन, तब आपका वैलिडेटर ऑन होगा। 10,000 BNB लॉक रखना है एक एक जो है वो वैलिडेटर्स होल्डर को, तब उसका BNB का वैलिडेटर ऑन होगा। इसी तरह 1,000 सोल, और नीचे आप देख सकते हैं डॉट में बहुत ज़्यादा जो है वो कॉइन रखना पड़ता है, बट अभी डॉट का थोड़ा कम हुआ है, पहले बहुत ज़्यादा था। और इसी तरह 2.5 लाख मोज़िक का है करंट। बट ऐसा नहीं है कि आपने कॉइन ले लिया, आपको राइट्स मिल गई, आपने वैलिडेटर बाय कर लिया, आप एनी टाइम उसको ऑन कर सकते हैं, नहीं। कंपनी जब न्यू सेल ओपन करती है 4 साल 10 साल बाद, 10 वैलिडेटर 5 वैलिडेटर, वो कंपनी सिर्फ सेल करती हैं जिनके वैलिडेटर बहुत कम होते हैं। तो मोस्टली कंपनीज नहीं सेल करती, अदरवाइज आप बाय नहीं कर सकते हैं। अब ये जो कॉइन लॉक होता है, ये सिक्योरिटी में यूज कैसे होता है? BNB 16 से 17 सेंट पे था 5 साल पहले, 5 से 6 साल पहले की बात है। तो ये बगैर वैलिडेटर के साथ था। तो फिर इन्होंने वैलिडेटर जो है अपने लाए, और कॉइन $600 को जाके टच करता है पहले ही साल में। मेजर चीज क्या है कि उसके बाद मार्केट क्रैश हुई, आपको डाउन कुछ भी हुआ, $200 से नीचे आज तक BNB नहीं गया। $200 की एक लाइन स्टेबल होगी, यानी $1 पे भी नहीं था और $200 पे गया एक साल में। क्यों? क्योंकि एक बड़ी मिकदार में BNB वैलिडेटर के पास लॉक हो गया। अब मार्केट अप जाए डाउन जाए, बट एक लाइन से नीचे आपका कॉइन नहीं गिर सकता। सालाना वैलिडेटर्स कॉइन को और ज्यादा होल्ड करते हैं, लॉक करते रहते हैं। तो हर 4 से 6 साल में एक नई लाइन बनती है वैलिडेटर बेस कॉइनों की, फिर कॉइन उससे नीचे नहीं जाता, कभी भी नहीं जाता। मैं ये कहना चाहता हूं, जो सिक्योर कॉइन होते हैं, और कैसे आप देख सकते हैं वो सिक्योर है, सिक्योर हैं, तो आप देखिए कितने वैलिडेटर्स हैं और कितना टोटल कॉइन है, और उसमें से कितना वैलिडेटर के पास लॉक हो चुका है, और पर मंथ पर ईयर कितना नया लॉक कर रहा है वैलिडेटर होल्डर। आपको सारी फिल्म समझ आ जाएगी। ये भी पता चल जाएगा कि कौन सा बेस्ट कॉइन है इस वक्त आपके लिए फॉर द इन्वेस्टमेंट। सो अब ये तो हो गया कि भाई पोल्का के ऊपर भी आ गया, पोल्का के साथ सिक्योरिटी भी लगी हुई है, उसकी टेक्नोलॉजी भी है, और सारा कुछ हो गया, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट, उसके ऊपर लिस्टिंग भी है। अब इसकी रेटिंग क्या है? मार्केट में तो बहुत सारे ब्लॉकचेन चल रहे हैं, तो ये क्या एक कॉपी ब्लॉकचेन है जो पहले से चल रहे थे? ये खास है, आम है, कितना खास है, रेटिंग कहाँ से चेक करेंगे? तो वर्ल्ड में कुछ कम्युनिटी हैं जो पूरी दुनिया के फाइनेंस को कंट्रोल कर रहे हैं, जिसमें ब्लॉकचेन बेस या बैंकिंग निज़ाम जो है वो, और जो अदर्स बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो उन कम्युनिटी का हिस्सा हैं, उनकी बॉडी में आते हैं। वो लोग सालाना बेस्ट परफॉर्मर्स कंपनी को और बेस्ट टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी को, जो नई टेक्नोलॉजी लेके आती हैं, यूनिक लेके आती हैं, इनको रिवॉर्ड करते हैं। जिसके अंदर कुछ कम्युनिटी, दो कम्युनिटी में आपको लिस्ट करवाता हूँ। हाँ जरूर। नहीं।
सो डिजिटल एसेट एक कम्युनिटी ये है, वर्ल्ड के जितना भी डिजिटल एसेट है, जितनी भी कंपनीज हैं, वो सारी इस कम्युनिटी के अंदर आपको मिलेंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं पोल्का, सोलोना, तमाम मेजर जो डिजिटल एसेट है। ठीक है, ये डिजिटल एसेट सिर्फ ब्लॉकचेन की हद तक नहीं है। यहाँ पे कौन कौन सी कंपनियां जिनके डिजिटल एसेट बड़ी मार्केटों के अंदर भी वैलिड माने जाते हैं, वो लिस्ट है वहां पे। इसी तरह एसेट मैनेजमेंट, वर्ल्ड की बेस्ट बैंक जो है, जिसमें स्टैंडर्ड चार्टर भी है, और अदर्स आप देख सकते हैं, वो कंपनी लाइक मास्टर कार्ड है, वीजा कार्ड है, स्ट्राइप है, ये भी कंपनीज जो बैंकों को सर्विस देती हैं। और एक्सचेंजेस आप देख सकते हैं, जिसमें बाइनांस, बाइबिट्स, कॉइनबेस, ये सारी। तो ये एक कम्युनिटी में अब किसी का फाउंडर है यहाँ पे, को फाउंडर है, मतलब सीईओ है, मतलब वर्ल्ड के वो टॉप लोग हैं जो बड़ी बड़ी कंपनी फाइनेंस को ऑलरेडी मैनेज कर रहे हैं। और ये लोग सालाना उन कंपनीज को फिल्टर करते हैं जो वर्ल्ड की बेस्ट कंपनियां बताई जाती हैं। तो यहाँ पे आप नीचे जाके देखेंगे, 2025 और 2026 दोनों के अंदर म्यूजिक गैलेक्सी को बेस्ट रिवॉर्ड दिया गया। सेकंड में यहाँ से देखो, अच्छा यहाँ से ईयर जो है वो सिलेक्ट नहीं हो रहा, बल्कि मैं इससे दिखाता हूँ। अच्छा, ये कम्युनिटी है क्रिप्टो एक्सपो यूरोप, यह दूसरी कम्युनिटी है। और इसके अंदर भी उसी तरह के वर्ल्ड के बेस्ट कंपनीज के लोग आपको मिलेंगे। और यहाँ पे आप नीचे जाके, ये है म्यूजिक गैलेक्सी 2025 और 26 दोनों में रिवॉर्ड दिया है म्यूजिक गैलेक्सी को बेस्ट और सिक्योर ब्लॉकचेन का। मतलब ये एडवांस ब्लॉकचेन है, ऐसा नहीं है जो मार्केट में चल रहे हैं उस तरह की एक कॉपी इन्होंने बनाई और मार्केट कर दी और सीधा रिवॉर्ड लेने चला गया। आप बहुत सारे ब्लॉकचेन देखेंगे, यहाँ पे उनका नामो निशान नहीं है। बहुत ही कम ब्लॉकचेन आपको मिलेंगे, लाइक सोलाना है, बाइनांस है, ठीक है, और कूकॉइन है, जो यूनिक है, नई चीज लेके आए हैं, बेस्ट परफॉर्मर्स, बेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं, बट यूनिक टेक्नोलॉजी के ऊपर हैं, जो पहले से मार्केट में नहीं थी, उनकी यहाँ पे आपको लिस्टिंग मिलेगी। तो ऐसा नहीं है कि एक इकोसिस्टम के ऊपर या ब्लॉकचेन पालाचेन पे बना लिया और सिक्योर बाय दी पोल्का हो गया तो एक नॉर्मल ब्लॉकचेन है वो चल गए। तो नॉर्मल है, ओके है, ठीक है, चलेगा, रियल है, पोल्का पे है, सिक्योरिटी भी लगी, रियल है, उसमें फेक नहीं है, फिर भी रियल है। लेकिन वो एक नॉर्मल ब्लॉकचेन है जो पहले से मार्केट में चल रहे हैं, बट यूनिक का है। यूनिक है तो यहाँ पे आपके चेक करना होगा कि इन्होंने अगर रिवार्ड दिया है, क्यों दिया, उसमें क्या चीजें जिन्होंने, इसका डेफी सबसे एडवांस है इस वक्त का वर्ल्ड का है। क्योंकि अदर ब्लॉकचेन का इंफ्रास्ट्रक्चर जब रखा गया था उसमें एआई टेक्नोलॉजी की इतनी एनवायरनमेंट नहीं थी, तो इन्होंने कहा कि एक ऐसा ब्लॉकचेन इकोसिस्टम लाया जाए जिसमें उसकी बुनियाद ही एआई टेक्नोलॉजी पे रखी जाए। तो रिजल्ट में क्या हुआ कि वो सब ब्लॉकचेन से ज्यादा डिसेंट्रलाइज और ज्यादा ऑटोमेटिक, ज्यादा फ्लेक्सिबल। अब जो ब्लॉक्सो कंपनी जो इसको बना रही है, उसकी अगर आप रेटिंग चेक करेंगे तो वर्ल्ड 20 में आती है। और ऐसी लगा, ये वर्ल्ड 20 में आती है। और म्यूजिक गैलेक्सी, सॉरी, म्यूजिक हाईवे को बना कौन रहे, अथीरियम का सबसे मेन डेवलपर और पोल्का डॉट का सबसे मेन डेवलपर, इनको लीडिंग डेवलपर क्या है। एक लाइन में मैं बात करूं तो ये वर्ल्ड के सबसे बेस्ट डेवलपर माने जाते हैं ब्लॉकचेन इंडस्ट्री के अंदर। वो लोग हाईवे को डेवलप कर रहे हैं, कई बार फ्रंट पे भी इनको शो किया गया, इसलिए वो आके काम कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट पे, क्योंकि ये फर्स्ट डिसेंट्रलाइज रिले आ रहा है इन द वर्ल्ड। तो हमारी प्रोफाइल और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए कि वर्ल्ड में फर्स्ट डिसेंट्रलाइज रिले कौन कौन लोग लेके आए। मतलब ये कोई पॉन्जी स्कीम मनी गेम नहीं है, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, ये एक्चुअल में गेम चेंजिंग प्रोजेक्ट है।
सो प्रोजेक्ट जो चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की हैं, ये किसी व्हाट्सएप ग्रुप की हद तक नहीं है, ये वर्ल्ड वाइड रेटिंग वाले प्रोजेक्ट हैं। दुनिया में जो बेस्ट इकोसिस्टम है उनके फाउंडेशन के प्रोजेक्ट हैं, जिन्होंने आज तक कोई स्कैम डिक्लेयर नहीं किया। सो वी आर वेरी सिक्योर। हाँ, रियल डेवलपमेंट है, पीछे कोडिंग हो रही है और मल्टीपल कंपनीज के साथ इंटीग्रेशन है। मतलब आपकी तैयारी फुल भी होगी, जिस कंपनी के साथ इंटीग्रेशन है उसकी तरफ से भी देर हो सकती है। तो इन इस तरह के बड़े प्रोजेक्ट्स में क्या होता है कि टाइम ऊपर नीचे हो जाता है, क्योंकि एक सिंगल मेंबर टेक्नोलॉजी को नहीं लेके आ रहा होता, इसमें मल्टीपल लोग शामिल होते हैं। तो हर बंदा एक टाइम के ऊपर कमिटेड नहीं हो सकता, हर बंदा मसरूफ होता है और अपनी टाइम लाइन के ऊपर वो चीज़ों को सेटलमेंट कर रहा होता है। तो फिर जाके एक प्रॉपर इकोसिस्टम बेस्ड प्रोजेक्ट मार्केट को मिलता है। बट डिले हो सकता है कोई प्रोजेक्ट, उसमें एरर बग्स आ सकता है, बट डिलीवरी की 100% श्योरिटी। 4 से 5 साल हो गए हमने के साथ काम करते हुए, एक सिंगल कंप्लेन नहीं, किसी के साथ कोई स्कैम नहीं होगा, इसकी गारंटी है। यानी डिलीवरी 100% है। देर हो सकती है, शुरू में इनकम थोड़ी कम हो सकती है 2-4 महीने, बट आएगी लाजमी, और डिलीवरी 100% है। सो मेरा टाइम पूरा हो गया है। टोटल मैं 10 मिनट टेक्निकल सेशन के दे सकता हूँ, अदरवाइज डेली मीटिंग्स होती हैं। नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो काइंडली आप अपनी डेली जो मीटिंग्स होती हैं उसमें आप करें। और जो पैकेज की सेटलमेंट है वो भी आप अपने लीडर से डायरेक्टली कर सकते हैं। और कोई मेजर आपका क्वेश्चन है रिलेटेड टू, आई मीन टेक्निकल है, वो आप करें, अदरवाइज मेरे पास 5 मिनट रह गए, मैं इसको क्लोज करूँगा। जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया रफी साहब आपके टाइम का। और अभी कोई टेक्निकल क्वेश्चन है तो वो काइंडली कर दें, और कोशिश करें कि जो सीनियर लोग हैं आप अपना क्वेश्चन उन तक पहुंचा करें, वो अच्छे तरीके से आगे बताएं और उनको आंसर मिल जाए, वो आके आपके कम्युनिटी को जो है ना आगे सारी गाइडलाइन दे देंगे। तो हैंड रेज कर देंगे अगर, तो आसानी रहेगी। जी दीपक सर, आप ये इंडिया के लोग हैं, इनके नाम अगर अनाउंस कर दें तो इजी हो अच्छा जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। सबसे पहले देवाशीष मौर्य, प्लीज अपना प्रश्न पूछें। आपको मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया है। हेलो सर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड गुड मोर अर्निंग ऑल ऑफ यू। देवाशीष बोल रहा हूँ। बहुत जी छोटे छोटे क्वेरीज हैं सर, मैं क्लियर करना चाह रहा था रफीक सर से। जी पहला चीज ये कि डिस्काउंट का कोई टाइम तो लिमिट नहीं है सर अभी? जी, डिस्काउंट के ऊपर कंपनी ने ख़त्म कर दिया था, हमने काफ़ी मुश्किल से लिया कंपनी से दोबारा। अभी जो टाइमर चल रहा है, मैं एक सेकंड ब्रेक लेता हूँ, इसमें एक दिन 22 घंटे रह गए इस टाइमर को। इसमें कंपनी कुछ चेंजिंग कर रही है। पहली चेंजिंग ये है कि जो सेल वॉल्यूम है वो इंटरनेशनल लेवल पे जा रहा है। जैसे कि अभी $40,000 के ऊपर प्रो मिल रहा है, और इंटरनेशनल मार्केट में वही प्रो $1 लाख सेल के ऊपर मिल रहा है, 2 लेग्स में हो या 2 से ज्यादा। तो हमें भी $1 लाख पे जाके प्रो मिलेगा, और जो वैलिडेटर हमें $20,000 पे मिल रहा है वो $40,000 पे चला जाएगा, और 5K वाला पैकेज जो है वो $20,000 सेल के ऊपर मिलेगा। तो ये चेंजिंग एक दिन बाद हो जाएगी, एक दिन और 22 घंटे रह गए। और इसके अंदर मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि वो कितना डिस्काउंट में चेंजिंग करेंगे। ओके सर। अच्छा, दूसरा चीज ये सर, जो टोकन का इनकम होना है 25,000, 5,000, 10,000 वालों को, तो जिस तरह से बताया गया है 100, 300 बोलिए सर। और 1,000, तो क्या फिक्स रहेगा वो? मीटिंग में सर, मीटिंग में टोकन टोकन की सप्लाई की बात कर रहे हैं आप? नहीं, सप्लाई की फिक्स नहीं होगा। सर। जैसे जिन लोगों ने वैलिडेटर लिया है, हम्म 5,000 वाला लिया है, तो उन्हें 100 टोकन फिक्स किया जा रहा है कि 100 टोकन मिलेगा। तो ये सही है कि 100 टोकन को मिलेगा, और कब तक मिलेगा? देखिए, एग्जैक्टली कैलकुलेशन यहाँ पे कोई नहीं दे सकता, एक्सपेक्टेड होती है। कॉइन जो भी आपको मिलेगा वो मिलेगा लाइफ टाइम के लिए। कॉइन आएगा ओके सर। कहाँ से और उसके पीछे क्या लॉजिक यूज होती है वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ शॉर्टली। देखिए, वैलिडेटर्स रिले ऑन होते हैं और आपकी इनकम स्टार्ट होती है, आपको कुछ कॉइन मिलना शुरू हो जाएगा। जैसे आपने कहा 100, देखिए एक्सपेक्टेड है फिगर, फिक्स नहीं, ठीक है।
सो Yes, लेट्स sir. सपोज 100 आपको हाईवे टोकन आना शुरू हो गया, आएगा कहाँ से और क्यों आ रहा है, तो पहले ये जानना जरूरी है। आपका रिले जो पहला काम कर रहा है वो मिंटिंग कर रहा है, वो कॉइन मिंटिंग से आ रहा है। उस रिले के ऊपर जीरो ट्रांजैक्शन है, कोई यूजर अभी नहीं आया, बट आपको इनकम फिर भी आ रही है। तो वो दो इनकम है, मिंटिंग की और स्टेकिंग की। मतलब ब्लॉकचेन से कॉइन बायर आपका कंप्यूटर और बाकी सारे कंप्यूटर जो लगे हुए हैं, रिले नोड है या वैलिडेटर्स है, ब्लॉकचेन से जो Yes, sir. कॉइन का जन्म कर रहा है वो वैलिडेटर या रिले नोड कर रहा है, और वो कॉइन उसको मार्केट में लेके आ रहा है। मार्केट में ऐसे आएगा कि तमाम वैलिडेटर होल्डर के पास कॉइन आया, उनमें से जो सेल करेंगे वो मार्केट होगा, जो लॉक कर देंगे वो लॉक हो जाएगा, जो स्टेक पे लगाएंगे वो स्टेकिंग पे चला जाएगा। तो स्टेकिंग पे जो आप लगाएंगे उससे भी जो इनकम आएगी, देखिए स्टेकिंग की जो सबसे जेन्युइन कंडीशंस मैं आपको बताता हूँ। स्टेकिंग जो रियल होती है वो पैसा कहाँ से जनरेट करती है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। रियल स्टेकिंग वैलिडेटर पे होती है। तो उसका क्वेश्चन है क्यों, कैसे रियल होती है, काम कैसे करती है। वैलिडेटर के ऊपर जो आप कॉइन होल्ड करते हो, लॉक करते हो, कॉइन इंटरनली टेक्नोलॉजी के अंदर, प्रोग्रामिंग के अंदर ब्लॉक्स की सूरत में होता है। जो ट्रांजैक्शन आप बीटीसी की लेफ्ट राइट करते हो किसी को भी, तो वो ब्लॉक्स जाते हैं। प्रोग्रामिंग के अंदर वो एक कोड होता है, एक फाइल होती है जिसके अंदर वो एक कोड लिखा होता है, बट यूजर के एंड पे वो एक बीटीसी होता है या कोई भी कॉइन उसका नाम होता है, उसकी क्वांटिटी होती है। अब Yes, sir. एक वैलिडेटर बेस ब्लॉकचेन है, बाइनांस के ऊपर आपने ट्रांजैक्शन की, तो एक वैलिडेटर है जिसका नाम है लेट्स सपोज दीपक है, वो रिक्वेस्ट दीपक के पास चली, तो मुझे बताएं दीपक के पास क्यों गई, दूसरे के पास क्यों नहीं गई। अब उस ट्रांजैक्शन की क्वांटिटी क्या है कि एक बीटीसी है पूरा, बट 10 लोग सेम कंट्री के अंदर सेम स्पेसिफिकेशन और सेम वैलिडेटर के साथ ऑन करके बैठे हैं, तो एक बीटीसी की रिक्वेस्ट दीपक को जाती है। क्यों? क्योंकि दीपक ने एक्स्ट्रा कॉइन स्टेकिंग पे लगाया हुआ है। अब एक्स्ट्रा कॉइन आप लगाते हैं या जितना ज्यादा लगाते हैं तो ज्यादा ब्लॉक्स आपके होल्ड हो जाते हैं नोड के अंदर। जितना ज्यादा ब्लॉक्स होगा इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट को लेता है, और कम समय में ज्यादा ब्लॉक्स होने के ऊपर आप जो ब्लॉक्स रिसीव करते हो ट्रांजैक्शन की मद में, उसको सोल्ट आप कर लेते हैं। अगर आपके ब्लॉक्स कम हैं, जो ट्रांजैक्शन से ब्लॉक मिलते हैं वो ज्यादा हैं, क्वांटिटी ज्यादा है अमाउंट की, तो आपके ब्लॉक्स उसको बहुत टाइम लगा के वेरीफाइड करते। अब आपकी स्टेकिंग अमाउंट ज्यादा थी दीपक की, तो 1 बीटीसी की रिक्वेस्ट ऑटोमेटिक उसके पास आई, और उसने उसके कंप्यूटर ने कम वक्त में इसको सोल्व किया, आगे भेज दी। अब उस रिक्वेस्ट को सोल्व करने के अंदर जो रिवार्ड मिला उन्हें, जो फास्ट प्रोसेसिंग की, जो ज्यादा ब्लॉक्स इक्वल टू ज्यादा ब्लॉक्स रिसीव भी करना और ज्यादा ब्लॉक्स को जनरेट भी करना, वो जो ज्यादा करता है जनरेट, तो वो स्टेकिंग में जाता है। Yes. अब Very nice, यहाँ sir. पे ट्रांजैक्शन की अमाउंट जो आती है वो बेनिफिट अलग होता है, स्टेकिंग का अलग होता है। बट स्टेकिंग एक बल्ब होता है ब्लॉक्स का, जो कम समय में ज्यादा डेटा लेता है और उसे फौरी वेरीफाइड करके आगे फॉरवर्ड करता है। उसके बदले में कंपनी उसे जो रिवार्ड करती है वो एक्चुअल रियल स्टेकिंग रिवार्ड कहलाता है। इसके अलावा कोई भी जेन्युइन स्टेकिंग नहीं होती। वेरी नाइस सर। अच्छा, एक चीज और जानना है सर कि जी जो वैलिडेटर लिए हुए हैं उन्हें सॉफ्टवेयर मिलेगा, कंप्यूटर ऑन करेंगे, फिर उसके बाद वो इनकम स्टार्ट होगा। इन केस जो वैलिडेटर हैं कंप्यूटर अगर ऑन नहीं करते हैं, रन नहीं कराते हैं, तो क्या उन्हें कोई इनकम और मिल सकता है? नहीं, नहीं मिल सकता। देखें वैलिडेटर या रिले नोड की इनकम कंप्यूटर ऑन करने पे ही आती है, अगर वो बंद कर देंगे तो नहीं आएगी। ओके। फर्स्ट फेज का सर कोई लिमिट टाइम है क्या अभी? फर्स्ट फेज देखिए रिले आ गया है, टेस्टिंग कर रहे हैं उसकी, छोटे मोटे जो एरर आ रहे हैं साथ साथ फिक्स हो रहे हैं। बीटा वर्जन है, बीटा वर्जन यानी फर्स्ट टाइम उसको टेस्ट के रियल रियल ट्रैफिक आ रहा है, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। तो उसके अंदर जो छोटे मोटे एरर्स बग्स आ रहे हैं उसको फिक्स किया जा रहा है।
मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि 1 हफ्ता लग सकता है, 2 हफ्ते लग सकते हैं, बट अगर कोई मेजर एरर नहीं आया तो 2 वीक के अंदर डिलीवर हो जाएगा। ओके सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत पोलाइटली आपने आंसर किया, अच्छा लगा। थैंक यू सर, थैंक यू रफीक साहब। Thank ओके, you. नेक्स्ट दीपेंदु कोनर। दीपेंदु जी, आप अपना माइक्रोफोन अनम्यूट करें। थैंक यू सर। सर गुड आफ्टरनून सर। मेरा एक क्वेश्चन ये था कि जैसे मान लीजिए सर 5,000 का एक वैलिडेटर कोई लेता है तो उसका $500 जाता है आर्बिट्राज में। तो ऐसे मान लीजिए सर 5 वैलिडेटर 5,000 वाला को मार्च करके एक 25,000 बना। जी अगर सबने सेल 5,000 का परचेस किया है तो सबने ऑब्वियसली 500 आर्बिट्राज में गया है। तो ये पांचों को जब मार्च कर लेगा तो आर्बिट्राज का वैल्यू हो जाएगा $2,500। जी और मान लीजिए हमने एक $5,000 मतलब वैलिडेटर लिया, सेल लिया, और मैंने नीचे क्या 4 जो अचीव किया हुआ 5,000 वाला है उसको मैंने मार्च कर दिया। उस सूरत में आर्बिट्राज में भी सर से सेम ही फंड जाएगा, या जो लोग 5,000 वाला अचीव कर रहा है उसका भी आर्बिट्राज का इनकम आएगा? देखें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आर्बिट्रेज को आप किस किस कंडीशन पे उस पूल को ज्वाइन कर सकते हैं, मैं वो बता देता हूँ। आपके पास जो हाईवे का टोकन पड़ा हुआ है, आप उससे भी इसको ऑन कर सकते हैं। आपकी जो इनकम आती है, आप उससे भी इसको ऑन कर सकते हैं। लिक्विडिटी पूल का जो पैकेज आपने बाय किया हुआ है, वो पूल भी अटैच है आपका आर्बिट्रेज के साथ, उससे भी आप ऑन कर सकते हैं। आप बाइक से भी उसमें अलग से भी डिपॉजिट कर सकते हैं। बट जिसने रियल डिपॉजिट नहीं किया हुआ, वो आर्बिट्रेज में ऑटो पार्टिसिपेट नहीं करेगा, उसे अलग से अमाउंट डालनी होगी। अलग की कंडीशन में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। जो कंपनी एंड से आपको टोकन मिलता है, आप उससे भी आर्बिट्रेज को ऑन कर सकते हैं। अलग से बाहर से इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर भी। ओके सर। मान लीजिए सर सपोज मैंने 5,000 का सेल परचेस किया, और मैंने फिर उसके बाद और मैंने 5,000 का 4 मैंने अचीव किया। तो जी जैसे ही मेरा 25,000 हो जाएगा कॉम्बाइंड होके, तो उस टाइम मुझे वो 500 के हिसाब से और $2,000 मैं आर्बिट्रेज के लिए एडिशनल ऐड कर सकता हूँ? जी, बिल्कुल आप कर सकते हैं। ओके सर, ठीक, थैंक यू। थैंक यू जी। थैंक यू। सोमन चटर्जी, आप अनम्यूट करिए। यस। गुड इवनिंग दीपक सर, एंड गुड आफ्टरनून रवि सर। जी जी, मेरा गुड सर आफ्टरनून। एक ही छोटा सा सवाल है सर, जे फर्स्ट फेज में सर कितना ब्लॉकचेन ऐड होने वाला है सर? एक छोटा सा एक सवाल है सर। सर एग्जैक्टली तो नहीं पता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सारे ब्लॉकचेन हो जाएंगे। जो मेजर बड़े ब्लॉकचेन यस है, यस। जो सोलाना, पोल्काडॉट, मोज़िक, ये पहले फेज में आ रहे हैं। और बीएनबी पैरेलल है, 2 फेज के अंदर काम करेगा वो। और अच्छा ये पहले राउंड में आ रहे हैं। जो बाकी ब्लॉकचेन है, जो मेरी इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक, काफी सारे ब्लॉकचेन इनको रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि हमें भी इंटीग्रेट करें। तो ये फेजेस में अच्छा कब सर, गए कि उनको भी इंटीग्रेट। ओके ओके सर, तो ये मान के चले सितंबर में या अक्टूबर में फर्स्ट फेज में 6 से 7 ब्लॉकचेन ऐड हो सकते हैं, ठीक है ना सर? दिसंबर तक 8 ब्लॉकचेन इंटीग्रेट हो सकते हैं, उसकी पॉसिबिलिटी। अच्छा अच्छा, ओके ओके, थैंक यू सर। ओके थैंक यू। सर, मैं इंडिया वाले नाम ले लेता हूँ। एक है संजय घाघरे जी, आप अपना नाम अपना अनम्यूट करिए। संजय घाघरे। सर मेरा एक छोटा सा सवाल था कि जो आप जो प्लान है ये 2 दिन बाद वर्ल्ड वाइड हो जाएगा, तो इसमें जो वैलिडेटर अचीव करने से चूक जाएंगे और जिनके पास मान लो 2,000-3,000 बिजनेस वैल्यू है, तो उन्हें क्या मिलेगा सर? क्योंकि मेहनत तो वो भी कर रहे हैं। देखिए, जिनका सेल वॉल्यूम है, ये जी फेज कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड फेज में वही सेल वॉल्यूम आगे यूटिलाइज होगा। ऐसा नहीं है ये सेल वॉल्यूम यहीं पर रुक जाएगा और जी दूसरे फेज में नया नहीं, यही आगे यूटिलाइज होगा। वो बेनिफिट जो बहुत करीब थे उसके नहीं मिला उन्हें पहले फेज में, वो सेकंड में जैसे ही उसको पूरा करेंगे तो वो बेनिफिट उन्हें सेकंड फेज में मिल जाएगा। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके सर। पीसी मल जी, पीसी मल। जी सर, आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जी सर, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे मैंने 100-200 किलोमीटर दूर अगर उस कंप्यूटर गए हैं किसी के वहाँ,
अगर उसको 6 महीने बाद या साल भर बाद वापस लाना चाहता हूँ तो उस समय तो कंप्यूटर वहां से बंद करके लाना पड़ेगा ना? जी बिल्कुल, बंद करके आपको एक बटन मिलता है बंद करने जी के लिए, अपने रिले के अंदर उसको बंद करके फिर आप कंप्यूटर बंद करेंगे। पहले रिले को अंदर से बंद करेंगे, जी फिर आप कंप्यूटर बंद करेंगे, फिर आप उसे शिफ्ट कर सकते हैं, उस सूरत में जुर्माना नहीं पड़ेगा। जी जी, तो कोई कंपनी को मेल करना पड़ेगा क्योंकि 1 घंटा 2 घंटा या फिर जो भी 4-5 घंटा लग गया वो बंद रहे? कोई मेल नहीं करना होगा, बस आपने अंदर से बटन बंद करके उसको ले जाएंगे और दूसरी जगह जाके ऑन करके कंप्यूटर को स्टार्ट करके रिले को फिर उस बटन को ऑन करेंगे, तो फिर वो इनकम आपकी देना जो है स्टार्ट हो जाएगी। जी सर, थैंक यू, ये सवाल था। ओके। जी सिस्टर शादिया, आप क्वेश्चन करें प्लीज। शाजिया तबसम। और सेकंड आ जाए जो आए, वो शायद मुने उनका माइक ऑन नहीं हो रहा। मुनेश्वर सिंह जी, आप आ जाइए। हाँ, गुड आफ्टरनून सर जी। गुड आफ्टरनून। जी, ये जो छोटा पैकेज है सर, जो वैलिडेटर नहीं लगाएंगे उनका मिंटिंग और स्टेकिंग इनकम उनका कैसे रिसीव होगा, उसके उनके बारे बैक में ऑफिस जानना। में उनके बैक ऑफिस में रिसीव होगा, उन्हें कंप्यूटर लगाने की जरूरत नहीं है। छोटे पैकेजेस सारे मर्ज करके 25,000 वाले पैकेज बनाए जाएंगे और वो कंपनी के पास वहाँ पे रनिंग होंगे। उनको जी वहाँ से जो भी उनका रिवार्ड बनता होगा वो उनके बैक ऑफिस में आता रहेगा, उनको कंप्यूटर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी, थैंक यू सर। ओके। अच्छा, ये एक चीज थी छोटे पैकेजेस के ऊपर। देखें, हमने पहले वाले प्रोजेक्ट में कोशिश की थी अपना ग्रुप जो है, हर लीडर ने अपने ग्रुप को स्टेबल किया था जब फेज क्लोजिंग पे था। तो सब ने मिल के, स्पेशली वो लोग जो यूनिट के करीब थे 5K के, तो सबने मिल के एक एक करके अपने पूरे पूरे ग्रुप को जो है वो यूनिट में कन्वर्ट किया था। तो बेस्ट लीडर, बेस्ट नेटवर्कर की ये निशानी होती है कि वो अपने ग्रुप को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करे, उससे वो खुद मजबूत होता है। तो आप अपने ग्रुप्स को देख लें, जितने भी हेल्प कर सकते हैं, अगर कुछ लोगों को आप यूनिट पे शिफ्ट कर सकते हैं, यूनिट यानी कि 5K कम से कम, ये आवाज क्यों नहीं आती? मेरा मोबाइल ही खराब है, ये फोन पे ऐसे ही होता तो आप लोग उनको यूनिट पे शिफ्ट करें। और देखें, जितनी ज़्यादा आपकी ग्रुप में यूनिट पे लोग आएंगे, आपकी टीम के लोग, तो ये नेटवर्कर प्लस इन्वेस्टर कन्वर्ट हो जाएंगे विद इन द 2 मंथ। तो आपका एक इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग हो जाएगा, लाइफ में फर्स्ट टाइम नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर, कि आप सोच भी नहीं सकते। अब किसी भी प्रोजेक्ट में एंट्री मारेंगे तो आपके पास एक 5 ही लोगों की अगर कम्युनिटी है, बट अगर वो यूनिट बेस्ड हैं, यानी उनके पास रिले है जो कंप्यूटर में चल रहा है, यूनिट है, चाहे वो 5 है, 10 है, 25 वाला है, तो 5 लोग भी ये 5 कंपनीज के मानद होंगे, यानी बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। तो आप अपने ग्रुप्स के अंदर चेक कर लें, एक दूसरे को हेल्प आउट करें और उसको यूनिट के ऊपर शिफ्ट करें। तो ये 100% पॉसिबिलिटी है। जो पुरानी मेरी म्यूजिक की टीम है वो इस ग्रुप में मौजूद है ऑलरेडी, तो उनके सामने भी ये बात कर रहा हूँ। तो हमने लास्ट राउंड के अंदर में भी 80% के करीब हमने यूनिट में शिफ्ट कर लिया था अपने लोगों को। अगर हम इस पे काम ना करते तो तकरीबन 60% लोग यूनिट में शिफ्ट ना होते। तो हमने इसकी प्लानिंग की और अपने ग्रुप्स के साथ सारे नेटवर्कर लीडर कनेक्ट हुए और हर एक के साथ अलग अलग डिस्कस किया कि क्या प्लानिंग हम कर सकते हैं। फिर ग्रुप मीटिंग की, व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए, हर बंदे ने अपनी जो टीम है उसका ग्रुप बनाया गया। पहले मेन लीडर को ऐड किया और फिर उनसे मशवरा किया। जो ऑलरेडी यूनिट बेस्ड थे उनको ऐड किया, उनसे कहा कि यार कैसे हम एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं, इनको यूनिट बना सकते हैं। ये बहुत ही बेस्ट चीज़ है। प्रोजेक्ट बहुत अच्छे हैं, अगर आपके लोग यूनिट बन जाते हैं तो ये इतना स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनता है आपका कि इससे पहले आपने इस तरह का नेटवर्क नहीं महसूस किया होगा। तो ये जब हो जाएगा तो आप थैंक यू बोलेंगे मुझे कि ये बहुत अच्छी चीज़ आपने बताई थी। तो ये कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट या फर्जी किसी प्रोजेक्ट के ऊपर टीम बिल्डिंग नहीं हो रही है आपकी। ये लाइफ टाइम के
पासिव इनकम के शेयर होल्डर पार्टनर बन रहे हैं, जो आपकी कम्युनिटी है, जो आपकी टीम कहला रही है इस वक्त, और ये नेटवर्कर थे, अब ये इन्वेस्टर में कन्वर्ट होने वाले हैं और इसमें बहुत कम टाइम रह गया। तो अब ये इन्वेस्टर किस लेवल के बन रहे हैं दिसंबर तक, तो ये खुद अपने अंदर एक एक कंपनी होगी। मतलब एक कंपनी अगर 4-5 साल से पहले मार्केट में चल रही है, उस बंदे का जो टर्नओवर होगा, जो टोटल पैसा उसको सेव होके उसके पास आ रहा होगा, इतना ही एक यूनिट वाले को आ रहा होगा। और फर्क क्या होगा कि कंपनी वाला बंदा 24 आवर मेहनत करेगा, बट यूनिट वाला बंदा तो एंजॉय कर रहा है, सिर्फ वो तो ट्रेवलिंग कर रहा है, मजे ले रहा है, बस कंप्यूटर ऑन होना चाहिए उसका। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है, आपकी सोच भी नहीं है। तो ये राउंड जैसे ही कंप्लीट होगा फर्स्ट फेज, तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि ये कितनी पावरफुल चीज़ थी। एनीवे, मैं माफ़ी चाहूँगा, मेरा टाइम अप हो चुका है ऑलरेडी। कुछ लोग ऑफिस में आ गए हैं, गेस्ट आए हुए हैं। तो एनी टाइम इसी वीक में आप मुझे सेकंड मीटिंग के लिए बुला सकते हैं, आपकी मीटिंग में टेक्निकल सेशन के लिए। तो एक दिन पहले आपने बता देना है, और मैं ट्राई करूँगा जो इस वीक में मैं 2 दिन एक्स्ट्रा दूँ जूम मीटिंग के लिए, बट एनी टाइम आप लोग मुझे यूटिलाइज कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, एंड वी आर ऑन द राइट प्लेस, राइट प्रोजेक्ट्स है, और लेट्स रॉक। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह थैंक यू हाफिज। रफी सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। अजय भाई क्लोज कर दे मीटिंग को प्लीज।